हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉ कन्या। आज के वीडियो में हम रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा के हिसाब से 2018 में कंट्री में कुल मिलाकर 1,34,000 सुसाइड्स हुए थे, जिसमें 7% मतलब 10,000 के करीब जो सुसाइड्स थे वो इंडियन फार्मर्स ने किए थे। तो देखा जाए तो देश के किसान खुश नहीं हैं। इसके साथ ही 2015 में शांता कमेटी बनाई गई, जिसके अकॉर्डिंग फूड कॉरपोरेशंस में रिफॉर्मेशंस लाने थे। इस कमेटी ने एक चौंका देने वाली बात सामने लाई। इन्होंने कहा कि देश के सिर्फ 6% फार्मर्स ऐसे हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बेनिफिट्स ले पा रहे हैं। मतलब 94% फार्मर्स ऐसे हैं जो एमएसपी के बारे में जानते ही नहीं। तो अगर फार्म एक्ट से देश का ध्यान फार्मर्स रिफॉर्म्स और फार्मर वेलफेयर पर आ रहा है, तो सिर्फ बात फार्म बिल्स पर ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उनका एडुकेशन, उनके वेलफेयर के बारे में और चर्चा होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब फार्मर्स अपने गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते थे, पर ज़मींदारी सिस्टम और बाकी सिस्टम के कारण इंडिया के फार्मर्स ने किसी ना किसी से उधार ले रखा था, जिसमें मनी लेंडर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तब फार्मर्स इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे, तो उन्हें उनका फार्म प्रोड्यूस बहुत ही कम प्राइसों में बेचना पड़ता था उन्हीं मनी लेंडर्स को। इसी की वजह से अगली बार फसल उगाने के लिए किसानों को फिर से लोन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये एक तरीके का साइकिल बन गया था, जिसमें से फार्मर्स बाहर निकल नहीं पा रहे थे और उनकी एक्सप्लॉयटेशंस होता जा रहा था। फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एपीएमसी एक्ट बनाया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग कमेटी। ये एक तरीके का मंडी था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ना तो फार्मर डायरेक्टली किसी को अपना सामान बेच सकता था और ना कोई उनसे डायरेक्टली सामान खरीद सकता था। सारे सेल मंडी के थ्रू ही होंगी, जो मंडी इस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि मंडीज कौन रन करेगा। इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपने एरिया को डिवाइड करे और एक मंडी स्पेसिफाई करे। अगर किसी ट्रेडर को मंडी में गुड्स खरीदना है तो उसे उस मंडी का लाइसेंस एक्वायर करना होता है। सिमिलरली, अगर कोई किसान को अपना प्रोड्यूस उस मंडी में बेचना है तो उसे भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये मंडी में सामान बेचने का और ख़रीदने का, ये मैंडेटरी होता है। अब जान लेते हैं कि एपीएमसी में सामान बिकता कैसे है। तो इसके लिए ऑक्शनिंग होती है। ऑक्शनिंग सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मिनिमम सपोर्ट प्राइस और दूसरा प्राइस डिस्कवरी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। सारे क्रॉप्स पे एमएसपी नहीं होता, सिर्फ 22 ऐसे क्रॉप्स है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड की। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि एमएसपी के नीचे तो ऑक्शन हो ही नहीं सकता, और एमएसपी आपका स्टार्टिंग लेवल होता है जिसके ऊपर ऑक्शन शुरू होगा। दूसरा तरीका है प्राइस डिस्कवरी का। उन 22 क्रॉप्स को छोड़ के जो बाकी के क्रॉप्स है वो बिकते हैं प्राइस डिस्कवरी के सिस्टम से। मतलब मार्केट में जो प्रोड्यूस है उसका कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसके बारे में प्राइस डिस्कवरी होता है और सामान इस तरह से ऑक्शन में बिकता है। एपीएमसी में सामान बिकता है सप्लाई चेन सिस्टम से। तो फार्मर्स जो गुड्स उगा रहा है और एंड कंज्यूमर्स है, दोनों कंज्यूमर्स तक आते आते बीच में इतने सारे मिडलमैन्स होते हैं। तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मर्स एपीएमसी जाएगा, वहाँ वो कमीशन एजेंट से मिलेगा। फिर कमीशन एजेंट अपना गुड्स देगा ट्रेडर्स को, जो प्राइस डिस्कवरी करेगा। और ये जो प्रोसेस होता है प्राइस डिस्कवरी का, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। फिर जो ट्रेडर्स है वो थ्रू ट्रांजैक्शन एजेंट फार्मर्स को बताएंगे कि उनका मार्केट में कितने दामों में बिका। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है, इसके लिए ट्रांजैक्शन एजेंट एक फ़ीस लेता है जिसे मार्केट फ़ीस बोलते हैं।
अब ट्रेडर्स आगे होलसेलर्स, रिटेलर्स और ना जाने कितने वेंडर्स तक बेचता है, फिर वो हमारे घर पहुंचते हैं। तो ये सारा प्रोसेस में फार्मर्स से लेकर हमारे घर पहुंचने तक 50% कॉस्ट बढ़ जाता है और 25% प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है। इसी एग्जाम्पल के समझते हैं तो अगर हम 1 किलो सामान लेते हैं जो 50 रुपीज़ में हमें मिला है, तो फार्मर को इसके बदले सिर्फ 7 रुपये ही मिलते हैं। बाकी जो पूरा अमाउंट है ये मिडिलमैन्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये था आपका एग्जिस्टिंग एपीएमसी का सिस्टम, जिसका गवर्नमेंट ने नई बिल्स के साथ एक्सचेंज करने का प्लान सोचा है। इस सिस्टम के फ्लॉज हैं क्योंकि एपीएमसी का सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होता है और ये ट्रेडर वही लोग बनते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के क्लोज होते हैं या फिर इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। दूसरा फ्लॉ ये है कि फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच इतने सारे मिडिलमैन आते हैं, तो कंज्यूमर्स को जो प्राइस में गुड्स मिलता है वो बहुत ज़्यादा और इन्फ्लेटेड होता है, तो फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस बहुत ही कम दामों में बेचना पड़ता है। 1963 में जब एपीएमसी एक्ट बनाया गया था तो उसका ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को मनी लेंडर से बचाना, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। बट अब बदलते टाइम के साथ एपीएमसी का खुद एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ध्यान हो गया है। एपीएमसी एक्ट ने एमएसपी की बात करता है, पर बहुत सारे सिचुएशन में ट्रेडर्स एक कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं, मतलब वो एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और एक पर्टिकुलर मंडी में एमएसपी के ऊपर सामान खरीदते ही नहीं। आप अगर फार्मर्स की सोचिए, उनका प्रोड्यूस बहुत पेरिशेबल होता है और वो जल्दी ख़राब हो सकता है, तो उन्हें अपना सामान जल्दी ही बेचना पड़ता है, चाहे वो कम दाम में ही क्यों ना हो। इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये ट्रेडर्स अपने कार्टेल फॉर्म में सारा प्रोड्यूस फार्मर्स का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीदते ही नहीं, फार्मर्स को लोवेस्ट प्राइस के भी नीचे दामों में अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। हम एपीएमसी के ड्रॉबैक्स में ये भी ऐड कर सकते हैं कि मोनोपोली और एक्सप्लॉयटेशन का काम करता है। अगर हम न्यू फार्म बिल्स के बारे में सोचें तो एपीएमसी एक्ट में बहुत टाइम से सुधार की ज़रूरत थी। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर में जो अभी एग्जिस्टिंग कंट्रोल है गवर्नमेंट की, उसे कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है और मोनोपोली चाहे वो गवर्नमेंट का हो, मार्केट का हो या बिजनेस का हो, किसी भी चीज़ के लिए मोनोपोली ख़राब है, क्योंकि मोनोपोली होते ही तब तक फेयर प्ले और फेयर कंपटीशन नहीं हो पाता, सिर्फ कुछ ही लोग उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या सेंटर के पास पावर है एग्रीकल्चर के अराउंड बिल्स बनाने का और लॉज फॉर्मुलेट करने का? इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए हमें 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र करना पड़ेगा। तो 7th शेड्यूल बात करता है 3 टाइप ऑफ लिस्ट के। लिस्ट 1 बात करता है सेंट्रल लिस्ट, जिसके टॉपिक्स पे सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है। वहीं स्टेट लिस्ट जो लिस्ट 2 है उसमें स्टेट सब्जेक्ट्स है, जिसमें सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है। और तीसरा लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें दोनों स्टेट और सेंटर लॉज बना सकती है। तो एग्रीकल्चर आता है लिस्ट 2 के एंट्री 14 में। अगर स्ट्रिक्टली देखें तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का पार्ट है, जिसमें स्टेट ही लॉज बना सकती है, पर इस स्टिक डिविजन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आर्टिकल 248 एंड आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 248 बात करता है रेसिडियरी पावर्स की, ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी एंट्री जो ये तीनों लिस्ट में नहीं प्रेजेंट है, इस पे पावर सेंटर के पास है कि वो उस मैटर में लॉज बना सकती है। वहीं आर्टिकल 249 जो ये कहता है कि कोई भी एंट्री स्टेट लिस्ट में हो या कॉन्करेंट लिस्ट में हो, उसका पावर सेंटर के पास है कि वो लॉज बना सकती है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। तो आर्टिकल 249 यूज़ करते हुए नेशनल इंटरेस्ट की बात लेकर सेंटर ने ये एक्ट्स पास की। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री 33 को यूज़ करते हुए सेंटर ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पास किया था। वो भी तो एक्ट था ना।
अगला हम देखते हैं कि ये तीनों एक्ट आए, ये तीनों न्यू हैं। ऐसे कितने ही ना जाने लॉज है जो फार्मर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट। ऐसे बहुत सारे लॉज है जो फार्मर्स के लिए डेट्रीमेंटल है, उनके लिए ख़राब है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो और फार्मर रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर के बारे में अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देश में फार्म रिफॉर्म्स के बारे में बात होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।